ओके, कहाँ तक पढ़ लिया था हमने? स्टमक की डाइजेशन कंप्लीट हो गई थी, इंटेस्टाइन में पहुंच गए थे, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स पढ़ लिए थे, बाइल एंड पेनक्रिएटिक जूस। ठीक है, हेपेटोपेनक्रिएटिक डक्ट से दोनों डिओडेनम में आ रहे थे, यहां तक हो गया था। फिर हमने एक और बात की थी कि इंटेस्टाइन की इंटरनल वॉल्स में भी कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं जो सिक्रीशन प्रोड्यूस करते हैं और जिन्हें हम इंटेस्टिनल सिक्रीशंस कहते हैं, इंटेस्टिनल जूस। सही है। पेनक्रिएटिक जूस में पेनक्रिएटिक लाइपेज, पेनक्रिएटिक अमाइलेज और ट्रिप्सिन था, ट्रिप्सिनोजेन था। ठीक है। और इंटेस्टिनल जूस में इंटेस्टिनल लाइपेज, इंटेस्टिनल अमाइलेज, एंटीरियोकाइनेज, मैल्टेज, सुक्रे, अभी ये नहीं लिखवाया था? ओके, लिखें। इंटेस्टिनल जूस में क्या क्या चीजें थी? इंटेस्टिनल जूस में इंटेस्टिनल अमाइलेज, इंटेस्टिनल लाइपेज, लिवर से आया बाइल, ठीक है, पेनक्रियास से पेनक्रिएटिक जूस एंड इंटेस्टिनल वॉल्स से इंटेस्टाइन में आ रहा है इंटेस्टिनल जूस। ओके, इंटेस्टिनल जूस में क्या क्या चीजें हैं मैं वो लिखवा रही हूं। इंटेस्टिनल लाइपेज, इंटेस्टिनल अमाइलेज, बाकी का माल्टेज, सुक्रेज, एंटीरियोकाइनेज एंड इरिप्सिन। ठीक है। और पेनक्रिएटिक जूस में क्या था? पेनक्रिएटिक अमाइलेज, लाइपेज एंड ट्रिप्सिनोजेन। ओके, अब क्या होगा? बाइल का फंक्शन हमने पढ़ लिया था। बाइल का फंक्शन था इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स, पढ़ लिया था, है ना? जोर से बोले। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स क्या होता है? इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स लार्ज फैट मॉलिक्यूल की ब्रेक डाउन इनटू स्मॉलर ड्रॉपलेट्स, और बगैर स्मॉलर ड्रॉपलेट्स में ब्रेक डाउन हुए बगैर लाइपेज की आगे जाके डाइजेशन नहीं हो सकती। तो इमल्सिफिकेशन इंपॉर्टेंट स्टेप है। लिवर में कोई कोई एंजाइम प्रेजेंट नहीं है और इस वजह से वो सिर्फ ब्रेक डाउन ऑफ लार्ज फैट्स इनटू स्मॉलर ड्रॉपलेट्स ही कर रहा है। अब जरा वहां आ जाइए जहां पे एंजाइम्स प्रेजेंट है। सबसे पहले क्या होगा? पेनक्रिएटिक अमाइलेज एंड लाइपेज। हमें पता है ये दो किन चीजों पे एक्ट करने वाला है। अमाइलेज जो है वो स्टार्च पे एक्ट करेगा और स्टार्च को कन्वर्ट कर देगा इनटू माल्टोज। ठीक है, कुछ स्टार्च माउथ में कन्वर्ट हो चुका था, यहाँ पे दोबारा हो रहा है। न्यूट्रल पीएच है, इसलिए अमाइलेज जो है वो अपना काम करेगा और इसकी सेमी डाइजेशन कर देगा। फिर लाइपेज, जितने स्मॉल ड्रॉपलेट्स के फैट्स हैं वो इन द प्रेजेंस ऑफ लाइपेज एंड ग्लाइसरॉल में, ठीक है, फैटी एसिड एंड ग्लाइसरॉल। लेकिन अभी ये मत समझना कि फैट की कंप्लीट डाइजेशन होती है, कंप्लीट इतनी जल्दी नहीं होती है। समझे, कुछ पार्ट जो है वो डाइजेस्ट हो जाएगा और अभी भी कुछ पार्ट लेफ्ट है। इसीलिए दोनों पेनक्रियाज और इंटेस्टाइन दोनों के सिक्रीशंस में लाइपेज मौजूद है फॉर अ कंप्लीट डाइजेशन। यहाँ पे अमाइलेज की प्रेजेंस में हुई है ये डाइजेशन और यहाँ पे लाइपेज की प्रेजेंस में हुई। अब आता है ट्रिप्सिनोजेन। ट्रिप्सिनोजेन दोबारा एक एंजाइम है जो इनएक्टिव फॉर्म में है और ये ट्रिप्सिनोजेन पहले कन्वर्ट हो जाएगा इनटू ट्रिप्सिन, यानी एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होगा
ट्रिप्सिन की फॉर्म में, और फिर ट्रिप्सिन जो है फाइनली करेगी, ठीक है। ये एंजाइम ट्रिप्सिन की फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, मींस एक्टिव फॉर्म में फाइनली कन्वर्ट होके आगे ये प्रोटीन की डाइजेशन करेगा। अब ये जो ट्रिप्सिन बन गया है, इसके साथ क्या होना है, ट्रिप्सिन फाइनली जो है इट टेक पार्ट्स इन प्रोटीन, और वो कन्वर्ट करेगा प्रोटीन्स को अगेन इनटू प्रोटीन्स, इनटू पेप्टोन्स, पॉलीपेप्टाइड्स, ठीक है, सॉरी पॉलीपेप्टाइड और पेप्टोन्स को फाइनली कन्वर्ट कर देगा इनटू अमाइनो एसिड। ये ट्रिप्सिन जो एक्टिव फॉर्म है एंजाइम की, इट कन्वर्ट्स पेप्टोन्स और पॉलीपेप्टाइड्स फाइनली इनटू अमाइनो एसिड्स, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ ट्रिप्सिन। अच्छा, यहाँ पे भी अभी भी कंप्लीट डाइजेशन नहीं हुई है। पेप्टोन्स और पॉलीपेप्टाइड्स तो बहुत सारे स्टमक में कन्वर्ट हो चुके थे, स्टमक में फॉर्म हो चुके थे, उनकी फर्दर समझे ये सेकेंड पार्ट डाइजेशन का, या बाकी रिमेनिंग डाइजेशन जो है वो यहाँ पे हुई है। फिर यहाँ पे ये आएगा लाइपेज, अगेन द सेम फंक्शन, फैट्स कन्वर्टेड इनटू फैटी एसिड्स एंड ग्लाइसरॉल। अब फैटी एसिड एंड ग्लाइसरॉल कंप्लीट फैट्स की डाइजेशन हो गई है और सिंपलेस्ट फॉर्म में रह गए हैं, मींस व्हिच इज द सिंपलेस्ट फॉर्म, फैटी एसिड्स एंड ग्लाइसरॉल्स, ठीक है। फैट्स की कंप्लीट डाइजेशन हो जाएगी तो फैटी एसिड्स एंड ग्लाइसरॉल रह जाएंगे। एंड अमाइलेज क्या करेगा, अभी भी अगर कोई स्टार्च मौजूद है तो उसको फाइनली कन्वर्ट कर देगा इनटू मैल्टोज, सही है। तो ये इसका भी सेम वही फंक्शन हुआ, रिमेनिंग जितना भी स्टार्च है उसको सारों को फाइनली मैल्टोज में कन्वर्ट कर दिया। फिर मैल्टेज का क्या फंक्शन है, अब जितना भी माल्टोज बना हुआ है माउथ में, वहां पे पेनक्रिएटिक जूस से, यहाँ इंटेस्टिनल जूस से, सब बना हुआ जितना भी माल्टोज है फाइनली कन्वर्ट होने जा रहा है माल्टोज इनटू 2 यूनिट्स ऑफ सिंपल ग्लूकोज, ठीक है। माल्टोज जो है फर्दर ग्लूकोज में, अब ये सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया। माल्टोज अगर आपको याद हो डाइसेक्राइड थे, और माल्टोज कन्वर्ट होते हैं इनटू 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स, तो वो सिंपलेस्ट ग्लूकोज हो गए, चाहिए। माल्टोज किसकी प्रेजेंस में ग्लूकोज हुआ, इन द प्रेजेंस ऑफ माल्टेज, ये भी हो गया। फिर सुक्रेज, अब जो भी माल्टोज और सुक्रोज मौजूद है यहाँ पे, सुक्रोज भी प्रेजेंट होगा, और वो सुक्रोज भी फाइनली कन्वर्ट हो जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ सुक्रेज टू ग्लूकोज, वो भी फाइनली कन्वर्ट हो जाएगा इनटू ग्लूकोज में। अब यानी ये पूरी कंप्लीट डाइजेशन किसकी हो गई है, कार्बोहाइड्रेट्स की भी हो गई है, क्योंकि हमारे पास क्या चीज सिंपलेस्ट आ गई है, ग्लूकोज, ग्लूकोज आ गए सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। आखिरी बचा इरिप्सिन, इरिप्सिन भी अभी फर्दर अगर कोई भी पेप्टोन्स या पॉलीपेप्टाइड्स हैं तो वो कन्वर्ट हो जाएंगे इनटू अमाइनो एसिड्स, इनटू अमाइनो एसिड्स इन द प्रेजेंस ऑफ इरिप्सिन। यस, इरिप्सिन की प्रेजेंस में अब कंप्लीटली जो है वो अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट हो गए, सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गए। तो अब तीनों न्यूट्रिएंट्स की सिंपलेस्ट फॉर्म हमारे पास मौजूद है, अमाइनो एसिड्स, ग्लूकोज, फैटी एसिड्स एंड ग्लाइसरॉल, ये सिंपलेस्ट फॉर्म है सारे न्यूट्रिएंट्स की, सही है। ये पार्ट हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन का। स्मॉल इंटेस्टाइन में हर न्यूट्रिएंट की कंप्लीट डाइजेशन हो गई, कंप्लीट डाइजेशन हो गई। अब फर्दर डाइजेशन का कोई भी फर्दर डाइजेशन नहीं बची है, अब डाइजेशन की कहानी खत्म हो गई। सेकेंड पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन विच इज नोन एज इलियम। अब हम जा रहे हैं, ये सब कुछ तो डियोडेनम एंड जेजुनम में हो गया, अब हम स्मॉल इंटेस्टाइन के दूसरे पार्ट में जा रहे हैं जिसमें फाइनली हमारा बाकी का प्रोसेस होगा जिसे हम कहेंगे एब्जॉर्प्शन, ठीक है। एब्जॉर्प्शन होती है इलियम में। अच्छा, एब्जॉर्प्शन इलियम में क्यों हो रही होती है, इसके लिए हमें इलियम की स्ट्रक्चरल एडेप्टेशन पढ़नी पड़ती है, यानी इलियम का ऐसा क्या स्ट्रक्चर है
स्ट्रक्चरल एडेप्टेशन से क्या मतलब है, उसका ऐसा क्या स्ट्रक्चरल है, स्ट्रक्चर है जिसकी वजह से हमारी डाइजेशन जो है, सॉरी एब्जॉर्प्शन जो है वो इजियर हो रही है. व्हाट इज द स्ट्रक्चर और हाउ इट लुक लाइक, हाउ इट इज अरेंज्ड दैट इट हेल्प्स इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ द न्यूट्रिएंट्स इन द स्मॉल इंटेस्टाइन. तो जब अगर आपको याद हो जो हमने स्ट्रक्चर पढ़ा था इलियम का कि वो यहाँ से स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन जो शुरू हो रही थी, वो स्मॉल इंटेस्टाइन पहले तो ड्यूडेनम वाला पार्ट था, उसके बाद फिर फर्दर बहुत सारा कॉइल पार्ट था वहीं पर. ठीक है, ऐसे ही था ना, बहुत सारा कॉइल पार्ट था जो पूरा कॉइल्ड होके छोटी सी जगह में इतने सारे फोल्ड जो थे वो अरेंज हुए थे. फोल्ड जब भी होते हैं पहली बात हमें क्या समझ आती है फोल्ड से, बोलो. लार्ज सरफेस एरिया. तो पहला पॉइंट इसका क्या है, इसका लार्ज सरफेस एरिया हेल्प करेगा फॉर बेटर एब्जॉर्प्शन. स्ट्रक्चरल एडेप्टेशन ये है, लार्ज सरफेस एरिया. सही है, लार्ज सरफेस एरिया होने की वजह से ज्यादा एब्जॉर्प्शन है. लेकिन सिर्फ सरफेस एरिया इस स्मॉल इंटेस्टाइन के इलियम वाले पार्ट का नहीं है, सरफेस एरिया इसकी हर पोर्शंस का है. फॉर एग्जांपल मैंने ये स्मॉल इंटेस्टाइन का एक छोटा सा पार्ट कट किया देखने के लिए कि स्मॉल इंटेस्टाइन अंदर से कैसे दिखती है. हमने स्टमक का भी तो स्मॉल पीस कट किया था, हमें 4 लेयर्स ऑफ टिश्यूज नजर आए थे जिसमें इंटरनली जो थी वो गैस्ट्रिक ग्लैंड था, वो गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस कर रहे थे, यही था ना. तो अब हमने इसका भी स्मॉल एरिया कट किया टू स्टडी कि अंदर से स्मॉल इंटेस्टाइन की लेयर्स कैसी हैं. तो हमें देख के ऐसा पता चला कि ये इसकी फर्स्ट लेयर, ये स्मॉल इंटेस्टाइन की फर्स्ट लेयर है, क्योंकि 4 लेयर्स तो है, इसमें भी है, पूरे एलिमेंट्री कैनाल में जो है वो टिश्यूज की लेयर्स हैं. अब इसमें कैसी स्ट्रक्चरल एडेप्टेशन है या क्या स्ट्रक्चर है, फर्स्ट लेयर, ये आ गई इसकी सेकेंड लेयर. ठीक है, दिस इज द थर्ड लेयर. फोर्थ लेयर जो है वो चौड़ी है और फोर्थ लेयर में इस तरह से फर्दर फोल्ड्स मौजूद हैं. इनसाइड द फोर्थ लेयर देयर आर फर्दर फोल्ड्स प्रेजेंट. इस तरह से फोल्ड है, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन ऑलरेडी कॉइल्ड है. 6 मीटर लॉन्ग इंटेस्टाइन जो है वो छोटी सी एब्डोमिनल कैविटी में सुपर कॉइल्ड होके अरेंज हुई है. फिर जब उसका भी पोर्शन कट किया तो पता चला इंटरनली भी उसमें स्मॉल फोल्ड्स और फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं, यानी ऑटोमेटिकली देखो फिर सरफेस एरिया और बढ़ गया. इंटरनली भी इतनी प्रोजेक्शंस हैं, फिर इंटरनल प्रोजेक्शंस को भी छोटा सा मैंने कट किया है लाइक दिस पार्ट, स्टडी करने के लिए कि ऐसी क्या बात है इसमें कि ये 100% हर न्यूट्रिएंट को ब्लड में एब्जॉर्ब कर देती है. स्मॉल इंटेस्टाइन में आगे कुछ नहीं रहता, नया न्यूट्रिएंट ही स्मॉल इंटेस्टाइन में दोबारा फिल्ड हो गए. जब मैंने इस पीस को कट किया तो मुझे क्या स्ट्रक्चर नजर आया, इस पीस को कट करने के बाद जो स्ट्रक्चर नजर आया वो ये था, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जिसे मैंने और ज्यादा मैग्नीफाइड करके या उसको माइक्रोस्कोप में देखा, बड़ा करके देखा तो क्लियर पिक्चर नजर आई. इस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन का यही बड़ा स्ट्रक्चर नजर आ रहा है ना आपको. अच्छा, अब इस बड़े स्ट्रक्चर में आपने देखा सेंटर में एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर मौजूद है, एक ट्यूब मौजूद है स्ट्रक्चर में लाइक दिस. ठीक है, एक ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर जो है वो सेंटर में मौजूद है. इस ट्यूबुलर स्ट्रक्चर का नाम क्या है, नोट कीजिए, इसका नाम है लैक्टियल. ठीक है, इसे हम कहते हैं लैक्टियल. उस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को, जो बहुत सारी प्रोजेक्शंस हैं, उसको हम कहते हैं विलाई. ठीक है, जो एक सिंगुलर होती है वो कहलाती है विलस, और उसके लिए प्लूरल, क्योंकि ये एक तो नहीं है ना, बहुत सारी हैं, तो बहुत सारी के लिए हम वर्ड क्या यूज करते हैं, विलाई. तो ये जो सारी ये हैं ये कहला रही हैं विलाई, और ये जो एक सिंगल हम पढ़ने जा रहे हैं दिस इज नोन एज विलस. ठीक है, इसके सेंटर में जो ट्यूब है इट इज नोन एज लेक्टियल. जो आगे नीचे जाके जिस चीज से मिल रही है ज्यादा बड़े से ट्यूब या वेजल से, वो कहलाती है लिम्फेटिक वेजल, लिम्फेटिक वेजल्स. ठीक है, अच्छा, अब पूरी इसमें विलस के अंदर, विलस के आसपास जितनी भी यहाँ करीब में
पूरा एक जाल है, नेटवर्क है ब्लड कैपिलरीज का। इट इज सराउंडेड बाय द ब्लड कैपिलरीज, ठीक है। यानी अब जितना भी ब्लड जो है वो या जो कुछ भी स्मॉल इंटेस्टाइन में मौजूद है वो फाइनली कहाँ चला जाएगा, वो फाइनली इन प्रोजेक्शंस के अंदर जो ब्लड कैपिलरीज हैं या इनको जो सराउंड की हुई है ब्लड कैपिलरीज उनमें एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो ये आ गई आपकी ब्लड कैपिलरीज। जो मैंने रेड से बनाई है वो क्या है, ब्लड कैपिलरीज, ठीक है। ये स्ट्रक्चर है विलस का जिसकी वजह से एब्जॉर्प्शन 100% हो रही है। लेकिन कहानी अभी भी बाकी है, ये यहाँ पे सारी कहानी नहीं खत्म होती है। अभी इसकी स्ट्रक्चरल एडेप्टेशन में एक तीसरी चीज भी है, और वो तीसरी चीज क्या है, इसकी थिन वॉल। यानी ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है इसका भी एक छोटा सा पीस कट किया और इसको स्टडी किया कि इसमें ऐसी क्या बात है कि इंटेस्टाइन में जो भी फूड है वो आसानी से इधर आ रहा है और इधर की जितनी ब्लड कैपिलरीज है उसके अंदर एब्जॉर्ब हो रहा है। जब मैंने इसका छोटा सा पीस कट किया तो मुझे क्या दिख रहा है? ये क्या हुआ भाई? जब मैंने इसका स्मॉल पीस कट किया तो मुझे क्या दिख रहा है इसका स्मॉल पीस कट करने से कि ये एक लेयर ऑफ सेल्स है, सिर्फ सिंगल लेयर है सेल्स की। ये पूरी जो है ना ये सिंगल लेयर ऑफ सेल है। सेल है मतलब साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस, लेकिन उस सेल की जो आउटर साइड है वहां पे भी फर्दर जो है वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस मौजूद है। अब देखिए सरफेस एरिया बढ़ता ही चला जा रहा है। हम कह रहे थे सरफेस एरिया के लिए हम एग्जांपल यूज करते थे एक ग्राउंड में फ्लोर्स बन के क्लासेस बनना, उन क्लासेस के भी पार्टीशंस हो गए, बहुत ही छोटे 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 बहुत सारे पार्टीशन हो गए, ऑटोमेटिकली सरफेस एरिया बहुत ज्यादा बढ़ गया। सिंगल लेयर है सेल की तो आसानी से न्यूट्रिएंट उसे क्रॉस भी कर लेंगे। अगर डबल लेयर होती या ज्यादा लेयर्स होती तो न्यूट्रिएंट्स को क्रॉस करने में प्रॉब्लम होती, टाइम लगता, या सारे न्यूट्रिएंट शायद क्रॉस नहीं भी कर पाते। सिंगल लेयर ऑफ सेल्स है, अब तो आसानी से ये सिंपलेस्ट सॉल्युबल न्यूट्रिएंट्स आसानी से सेल मेम्ब्रेन क्रॉस करके सेल के अंदर पहुंच जाएंगे एंड फाइनली रीचेस टू द ब्लड सेल। ये सेल मींस न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, ये जो बीच में आपको हिस्सा नजर आ रहा है दिस इज अ न्यूक्लियस, ठीक है। फिर ये इसका साइटोप्लाज्म वाला पार्ट है, दिस इज साइटोप्लाज्म। और फाइनली ये जो फोल्ड्स नजर आ रहे हैं क्योंकि ये सेल के भी फर्दर छोटे से फोल्ड्स हैं इसलिए इन्हें हम कहते हैं माइक्रोवेलाई। माइक्रो का मतलब होता है बहुत ही छोटे, और विलाय जैसे वैसे फिंगर लाइक जो स्ट्रक्चर है इस वजह से हमने इसको विलाय कहा है या विलस कहा है। ठीक है, बात समझ आ रही है सबको? ये वाली यहां तक की सारी बातें समझ में आ रही है सबको? ठीक है। अच्छा, अब एब्जॉर्प्शन होगी। अब एब्जॉर्प्शन में क्या होने वाला है, एब्जॉर्प्शन में all three materials are not going to absorb। तीनों मटीरियल्स ने एक ही जगह एब्जॉर्ब नहीं होना या तीनों मटीरियल डायरेक्टली ब्लड में नहीं जाएंगे। फिर क्या होगा, सिर्फ ये दो मटीरियल ग्लूकोज एंड अमाइनो एसिड ये एब्जॉर्ब हो जाएंगे ब्लड में टू द ब्लड कैपिलरीज, ठीक है, ब्लड में चले जाएंगे। और बाकी बचता है फैटी एसिड्स एंड ग्लाइसरॉल, ये चला जाएगा टू द लेक्टियल और लेक्टियल उसे भेज देगा टू द लिम्फेटिक सिस्टम या लिम्फेटिक वेसल। सही है। उन तीन न्यूट्रिएंट्स में से जो सिंपलेस्ट न्यूट्रिएंट्स थे यानी ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, फैटी एसिड्स एंड ग्लाइसरॉल, सिर्फ दो चीजें ग्लूकोज एंड अमाइनो एसिड ब्लड में जा रही है और तीसरी चीज लेक्टियल में जा रही है। जी, लिम्फेटिक वेसल में वापस इसलिए नहीं समझाऊंगी क्योंकि ये टॉपिक हमें ट्रांसपोर्ट में पढ़ना है जब हम ब्लड वेसल पढ़ेंगे। अभी सिर्फ ये समझ लें कि सेंटर में जो छोटी सी ट्यूब है वो लेक्टियल है जो जाके बड़े से एक वेसल में मिल रही है जिससे हम कह रहे हैं लिम्फेटिक वेसल। और जितने फैटी एसिड्स एंड ग्लाइसरॉल हैं
वो लैक्टियल और लिम्फेटिक वेसल में जा रहे हैं, यानी वो डायरेक्टली ब्लड में नहीं जाते। वहां जाने के बाद वो दूसरे रूट से टिश्यू फ्लूइड से होते हुए ब्लड में आएंगे, लेकिन वो कहानी अभी यहाँ पर उसकी इंपॉर्टेंस नहीं है, इसलिए उसे मैं नहीं छेड़ रही। वो कहानी मैं तब बताऊंगी जब हम लिम्फेटिक सिस्टम पढ़ेंगे, और फिर तब याद रखना, मैं जैसे ही वहां पे लिम्फेटिक का नाम लूंगी ना, तुम लोग को ये कहानी याद आ जानी चाहिए, लैक्टियल से और लिम्फेटिक वेसल से, ठीक है। तो फैटी एसिड्स एंड कोलेस्ट्रॉल कहाँ गए हैं? लिम्फेटिक सिस्टम में। दैट्स इट, इसको यहीं तक करते हैं। अमाइनो एसिड्स एंड ग्लूकोज कहाँ गए हैं? टू द ब्लड कैपिलरीज, टू द ब्लड कैपिलरीज। यहां तक बात हो गई। चलें अब हम आगे जाते हैं, ब्लड कैपिलरीज में कहाँ? देयर इन द ब्लड कैपिलरीज। क्या डायरेक्ट ब्लड में चले गए? अब डायरेक्ट उसकी एब्जॉर्प्शन शुरू हो गई या क्या हुआ है? तो जो कैपिलरीज थी, कैपिलरीज ऑलवेज जॉइन टुगेदर। देखो ये कहानी वैसे हमें पढ़नी ट्रांसपोर्ट में है, ब्लड वेसल्स का क्या डिवीजन है या क्या नहीं है, लेकिन फिलहाल एक छोटी सी इसकी आपको इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए कि कैपिलरीज वो माइक्रोस्कोपिक वेसल्स हैं जो ऑर्गन्स के अंदर एंटर होती हैं, इसीलिए विलाई में या विलस में कैपिलरीज हैं। लेकिन ये कैपिलरीज बाद में रीजॉइन हो जाती हैं और बना लेती हैं वेन्स, वेन या वेन्स, ठीक है। एक्चुअली होता ये है, हार्ट से निकलती है आर्टरी, आर्टरी डिवाइड हो जाती है माइक्रोस्कोपिक ब्लड वेसल में, जिसे हम कहते हैं कैपिलरीज, और जब कैपिलरीज ऑर्गन से बाहर निकलती हैं तो फिर वो दोबारा से यूनाइट हो जाती हैं इनटू अ वेन। इसका मतलब जितनी कैपिलरीज अभी विलस में थी या विलाई में थी, वो विलस से या विलाई से बाहर निकलने के बाद रीजॉइन हुई होंगी और उन्होंने बनाई होगी एक वेन, और उस वेन का नाम होता है हेपेटिक पोर्टल वेन। उस वेन का नाम होता है हेपेटिक पोर्टल वेन। हेपेटिक पोर्टल वेन क्या चीज होती है? हेपेटिक पोर्टल वेन बेसिकली जितना भी एलिमेंट्री कैनाल वाला पार्ट है, लिवर, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, उस सब से सारी कैपिलरीज और वेन ज्वाइन होके एक बड़ी वेन बनाती है जो फाइनली लिवर तक जा रही है, और इस वजह से उसे हेपेटिक पोर्टल वेन कहते हैं। इसकी भी कंप्लीट कहानी जो है वो ट्रांसपोर्ट के चैप्टर में है। अभी फिलहाल इसको जितना डाइजेशन से रिलेटेड पार्ट है वो ये है कि वो जितनी भी कैपिलरीज एक वेन में कंबाइन होके एक वेन बनाई है जिसने, वो है हेपेटिक पोर्टल वेन। हेपेटिक पोर्टल वेन में इस वक्त क्या क्या न्यूट्रिएंट्स गए हुए हैं? क्या गया होगा हेपेटिक पोर्टल वेन में? क्या गया होगा? ग्लूकोज एंड अमाइनो एसिड, ठीक है। ये हेपेटिक पोर्टल वेन किन दो न्यूट्रिएंट्स को लेके जा रही है? या इसके अंदर कौन से दो न्यूट्रिएंट्स हैं? इसमें से दो न्यूट्रिएंट्स हैं, ग्लूकोज एंड अमाइनो एसिड्स, और लेके ये कहां पहुंचा देगी इन दोनों को? टू द लिवर, टू द लिवर। अब आप लोग कहेंगे भाई लिवर का काम तो खत्म हो गया था, उसने बाई बनाना था, बना दिया, दैट्स इट। तो अभी लिवर का काम खत्म नहीं हुआ है, यानी एब्जॉर्प्शन के बाद वाला प्रोसेस कौन सा था? एब्जॉर्प्शन के बाद वाला कौन सा स्टेप था? एसिमिलेशन। क्या चीज थी एसिमिलेशन? केमिकल रिएक्शन, जिसको हम क्या कहते थे? मेटाबॉलिक रिएक्शन, ठीक है। तो यानी लिवर में क्या होगा अभी? एसिमिलेशन, एसिमिलेशन होगी लिवर में, और एसिमिलेशन का क्या मतलब है? मेटाबॉलिक रिएक्शन। अगर मेटाबॉलिक रिएक्शन है तो क्या होना चाहिए? वेरी गुड फरिया, वेरी गुड। और अभी जब मैं रिएक्शन करूंगी तो आपको खुद ब खुद नजर आ जाएगा कि हो क्या रहा है, कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म मींस ब्रेकडाउन of larger molecule into smaller molecules. Anabolism means synthesis of larger molecule from a smaller molecule. यही था ना कैटा और एनाबॉलिज्म, और यही होगा भी लिवर में।
लिवर में क्या आया है? ग्लूकोज एंड अमाइनो एसिड। कहां से आया है? थ्रू द कैपिलरीज, ठीक है। और लिवर में क्यों आया है? फॉर एसिमिलेशन। यहां तक कर ले, फिर मैं मिडिल पार्ट इसका क्लियर करके लिवर के फंक्शंस बताऊंगी। लिवर में एसिमिलेशन क्या हो रही है, ग्लूकोज के साथ क्या हो रहा है, अमाइनो एसिड्स के साथ क्या हो रहा है। मिटा दूं सेंट्रल पार्ट इसका? ओके अच्छा भाई, अब लिवर में अमाइनो एसिड्स एंड ग्लूकोज आए हैं और फैटी एसिड गया था हमारे कहां पर? लैक्टियल में, ठीक है। फैटी एसिड जो है वो लैक्टियल में गया था। लिवर में आए हैं ग्लूकोज एंड अमाइनो एसिड। ओके, ग्लूकोज के साथ क्या होगा और अमाइनो एसिड के साथ क्या होगा? ग्लूकोज ग्लूकोज जब लिवर में आता है तो उस ग्लूकोज के साथ दो काम होते हैं। नंबर वन, सबसे पहले ग्लूकोज पहुंचा दिया जाता है टू द सेल्स। सेल्स के अंदर कहां पहुंचाया जाता होगा? सोचो सोचो, एक ही चीज पढ़ी है हमने अब तक आज तक में। सेल के अंदर ग्लूकोज कहां सप्लाई होता है? जहां पे होती है ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, माइटोकॉन्ड्रिया। वेल डन, सेल के अंदर पहुंचा दिया गया है ये माइटोकॉन्ड्रिया में, जहां पे ग्लूकोज C6H12, ऑक्सीजन कहां से आएगा? रेस्पिरेशन, हर वक्त इनहेल कर रहे हैं ऑक्सीजन, वो भी सेल में ही पहुंच रहा है, ठीक है। जब ऑक्सीजन के साथ वो रिएक्ट करेगा तो बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, और बहुत सारी एनर्जी रिलीज होगी। और फूड हम खा ही इसीलिए रहे हैं, टू गेट एनर्जी। मेन पर्पस ही फूड का ये था ना। और ग्लूकोज को तो वैसे ही इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी कह रहे थे हम, यही था ना मसला सारा। हो गया, क्या हुई है? ये ब्रेकडाउन हुई है, कैटाबॉलिज्म या एनाबॉलिज्म? कैटाबॉलिज्म, breakdown of glucose. Oxidation is the breakdown of glucose, energy is released. जब कैटाबॉलिज्म होती है एनर्जी इज रिलीज। हो गई एक मेटाबॉलिक एक्टिविटी तो हो गई भाई। तो ग्लूकोज का मेन पर्पस, मेन काम ही ये है। लेकिन एनर्जी तो उतनी ही मिलती है जितनी बॉडी को जरूरत है, और खा के तो हम ठीक ठाक बैठे हुए होते हैं, सारी तो एनर्जी देता नहीं है वो ग्लूकोज। फिर बाकी का ग्लूकोज क्या है? एक्स्ट्रा ग्लूकोज है, सरप्लस ग्लूकोज है, उसके साथ क्या होना चाहिए? उसे होना चाहिए है स्टोर। उस वक्त के लिए जब अगर आपने कुछ नहीं खाया तो आपके पास स्टोर्ड ग्लूकोज तो हो, ठीक है। वो स्टोर्ड जो होता है ग्लूकोज, वो हो जाता है लिवर के अंदर, ठीक है। लिवर में ग्लूकोज ने होना है स्टोर,